दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम राही में। और मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप कैसे हैं इसकी आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर लगे हुए होंगे। निरंतरता आवश्यक भी है। अगर आप निरंतर नहीं बने होंगे तो जब भी एक गैप के बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है या आप जीरो हो गए हैं। इसलिए पढ़ाई की जो कंटिन्यूटी है वो बहुत ही ज़रूरी है। अपने एनसीईआरटी रीडिंग के क्रम में हमने क्लास 6 और क्लास 7 के एनसीईआरटी को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। उसमें जो चीज़ें नोट करने के लिए थी हमने उसको नोट भी कर लिया है। अब हम पहुंच गए हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी में, जो हमें दो पार्ट में दिखाई देती हैं, ये फर्स्ट और सेकंड के रूप में। लेकिन जो चैप्टर हैं उनकी क्रम संख्या जो हैं वो बढ़ रहे हैं, एक से नहीं शुरू होती। अर्थात इसमें लगभग 12-13 चैप्टर हैं जिसको हम पढ़ेंगे। हमारा आपसे जो निवेदन रहता है वो ये रहता है कि आप लोग हमारे इस प्रयास को जो भी रेटिंग देना है वो रेटिंग दीजिए, कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ ही आप हमें रेटिंग एक और तरीके से दे सकते हैं, वो है हमारे वीडियो को और लोगों तक पहुंचा करके, जिससे हम अपने इस प्रयास से और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सके और उनकी तैयारी में हम जो भी योगदान अपना दे सकते हैं उसको पूरी तरह से दें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस आशा के साथ कि आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम देखते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, जिसका शीर्षक है कैसे, कब और कहाँ। अर्थात हम यहाँ पे इन 3 शब्दों का एक डिटेल देखेंगे। इस चैप्टर में इसकी डिटेलिंग देखेंगे, कैसे, कब और कहाँ। चलते हैं हम लोग नीचे। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो तारीखें हमारे सामने आज इतिहास के रूप में होती हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे जीवन में कितना है और किस हद तक इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थीं। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? अब आपने ये चीज़ें अपने लाइफ में, अपने सोसाइटी में उन लोगों के साथ अनुभव किया होगा जो इतिहास की जानकारी रखते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों ने उनसे कहते सुना होगा कि इतिहास में तारीखें याद करना इम्पोर्टेंट है और इतिहास जो तारीखों से ही निर्मित होता है। हाँ, ये सच है कि जो इतिहास है वो तारीखों से ही निर्मित होता है। लेकिन जो तारीखें हैं, इसके उलट अगर आप थोड़ा सा बात करें, जो तारीखें हैं वो इतिहास से निर्मित होती हैं। अगर आप इतिहास नहीं बनाते हैं तो जो तारीखें हैं वो कोई मायने नहीं रखती। हर दिन कोई ना कोई तारीख होती है, लेकिन हर दिन इतिहास में तारीख के रूप में दर्ज नहीं है, सिर्फ कुछ ही दिन इतिहास में तारीख के रूप में दर्ज हैं। तो इसका मतलब है कि उस दिन कुछ न कुछ खास था, इसीलिए वो तारीख आज इतिहास में दर्ज है और हमें उसको पढ़ना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। अर्थात इतिहास में हम पीछे क्या घटित हुआ था और इसके आधार पे आगे क्या घटित हो सकता है, इसकी चर्चा हम लोग जरूर करते हैं। और जो इतिहास में जो तारीखें हैं वो समय के साथ बदलती रहती हैं, समय बदलता रहता है, उनमें चीज़ें बदलती रहती हैं और इस तरह से जो इतिहास का क्रम है वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण भी आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं।
किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की के बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार कर पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। अब यहाँ पे जो हमें समझने की चीज़ है वो सिर्फ इतना ही है कि जो इस समाज में हमें कुछ भी दिख रहा है, हमारे चाहे वो इतिहास के रूप में दिख रहा हो या वर्तमान के रूप में दिख रहा हो या हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिख रहा हो, जिसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप कोई चाय पी रहा है तो आप उसको देख करके जरूर सोच सकते हैं कि आखिर में चाय का जो प्रचलन है यह कब शुरू हुआ होगा। क्या ये अचानक से चाय आ गई थी मार्केट में या लोगों के घरों में, या धीरे धीरे आई। रेलगाड़ियाँ जो आजकल एक आम बात हो गई हैं, लोगों के लिए आम हो गई हैं, क्या ये भी जब शुरू हुई होंगी तो क्या आम रही होंगी, अचानक से आई होंगी, या समय के साथ में इसमें बदलाव हुए होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपसे बताई जा रही हैं। साथ ही जब लोगों के पास में यातायात के इतने साधन नहीं होते थे, लोग यात्राएं कैसे करते थे, इसके बारे में भी यहाँ पे आपसे एक तरह से एक उत्सुक भरे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि आप इस पर विचार करिए कि लोग उस समय क्या करते रहे होंगे, कैसे आते जाते रहे होंगे। जब अखबार नहीं था तो लोग कैसे जानकारी इकट्ठा करते रहे होंगे। तो आप इन सारी चीज़ों को जब आद्य ऐतिहासिक काल से शुरू करेंगे और प्रागैतिहासिक से होते हुए आप ऐतिहासिक पे आएंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें धीरे धीरे बदली हैं। अचानक से कोई चीज़ नहीं बदला है। जब किसी राज्य का निर्माण हुआ है तो भी अचानक से राज्य बड़ा नहीं हुआ है, ना तो अचानक से छोटा हुआ है। आज धीरे धीरे उस राज्य में विकास हुआ है, उसके राजा सब बलशाली हुए तो उन्होंने अपने राज्य का विकास किया, सीमाएं बढ़ाई, और जब राजा एक तरह से योग्य नहीं रह गए तो जो उनके राज्य थे वो छोटे होते चले गए। तो ऐसे ही चीज़ें थी यहाँ पे भी। जब नहीं थे तो उस समय भी कुछ साधन रहे होंगे या लोग एक दूसरे से सुन करके लोगों को जानते रहे होंगे। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं कैसे कब कहाँ, इसकी हमें जो छोटी सी झलक है वो यहाँ पे मिलती है। हम लोग अब इसी अपने रीडिंग के क्रम में आगे चलते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। कहने का मतलब है जो एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, कई सालों से घटित हो रही थी, लेकिन फिर भी उसके लिए हम किसी एक डेट को फिक्स कर देते हैं कि ये घटना इसी दिन हुई थी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये चीज़ें गलत हैं। एक संदर्भ जो है वो लंबा ही लिया जाना चाहिए। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सुबह चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। ये सब हमने पीछे बात कर लिया है। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। ये चीज़ें हमने पीछे देखी थी कि कोई भी समय कोई भी डेट अचानक से नहीं आती है, उसके पीछे एक कारण होता है, उसमें तमाम सारे फट लगे होते हैं और एक धीरे धीरे कई घटनाओं से होते हुए अपने जो परिणति है वहाँ तक वो पहुँचती है। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह
के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। आप इसमें विवाह हुआ, कोई बच्चा पैदा होता है या एक तरह से ताजपोशी होता है, इसके डेट को आप फिक्स कर सकते हैं कि इसी दिन ये चीज़ हुआ था। लेकिन हर डेट को आप नहीं फिक्स कर सकते। जैसे अगर कोई युद्ध पूछा जाता है कि तराइन का युद्ध कब लड़ा गया, तो आप एक पर्टिकुलर डेट बता देते हैं कि इस दिन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो युद्ध पहले से शुरू होते हैं, उस तिथि को आपको ख़त्म होते हैं, या उस तिथि को शुरू होते हैं, आगे की तिथियों को जाके ख़त्म होते हैं, लेकिन एक डेट कर दी जाती है कि हाँ इसी दिन युद्ध हुआ था। कोई युद्ध एक दिन में समाप्त नहीं होता है, कई दिन लगते हैं, लेकिन जो डेट होती है वो सिर्फ एक दिन की बताई जाती है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। अब आप यहाँ पे उन्हीं सारी चीज़ों को देख रहे हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे इनको वापस उसी को डिस्कस करना समय की बर्बादी होगी। इसलिए हम अब आगे अपने नए हेडिंग को देखते हैं कि वहाँ पे हमको क्या चीज़ें मिलती हैं। हमारा हेडिंग है कौन सी तारीखें, अर्थात जो तारीखें हैं उनके बारे में छोटी सी जानकारी हमको यहाँ पर दी जाएगी, किस तरह से तारीखें निर्मित होती हैं। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। अर्थात जो तारीखें हैं वो नज़रिए के साथ में बदल जाती हैं, बदलती हैं, उनमें बदलाव होता है। ऐसा नहीं है कि जो तारीख बता दी गई है वो तारीखें 100% सच हैं या वो सार्वभौमिक सत्य हैं या वो कभी बदल नहीं सकती हैं। समय उसमें बदलाव करता है, हर तारीख में तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी तारीखों में समय के साथ में बदलाव आते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे यही है कि जो घटनाएं हैं उनको हम एक खास डेट पे मान के चलते हैं, लेकिन अगर समय के साथ साथ में उसमें कुछ और नीचे चीज़ें पनपती हैं तो उनके डेट में परिवर्तन जरूर आता है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन में से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। या ऐसे था मानो इन चीज़ों के बारे में इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये जिस संदर्भ में बात कर रहा है वो आधुनिक भारत के संदर्भ में बात कर रहा है, और यहाँ वो कहना चाह रहा है कि जो भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित होती है उसके अलग अलग गवर्नर जनरल, अलग वायसराय जो भारत में ब्रिटिश सत्ता संभालने के लिए ब्रिटिश शासन की तरफ से आते थे, अपॉइंट किए जाते थे, वो यहाँ पे इस तरह से अपना जीवन जीते थे कि उनके जीवन की प्रत्येक गतिविधि जो पर डे वो लोग करते थे, वो सारी गतिविधियाँ एक तरह से इतिहास का रूप ग्रहण कर लेती हैं। और इसके साथ ही इतिहास का रूप ग्रहण करने के साथ ही साथ एक तरह से अध्याय बन जाती हैं कि आप उनको पढ़ते ही जाइए, उनके जीवन के जो वृत्तांत हो खत्म नहीं होने वाले हैं। तो यही इसी को कह सकते हैं कि जो इतिहास है वो यही है कि एक पार्टिकुलर जो डेट है जहाँ उसकी बात करते हैं तो उसके जो इर्द गिर्द हैं वो तमाम सारी कहानियाँ घूमती रहती हैं।
क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को उस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। यहाँ पे इस पैराग्राफ का जो कहने का अर्थ है वो इतना ही है। 2-3 पॉइंटों में आप इसको समझ सकते हैं। पहला नंबर, जो इतिहास लिखा जाता है उनको कई टुकड़ों में लिखा जाता है, कई अध्यायों में बांटा जाता है। जिसका एक ही कारण होता है कि जब एक अध्याय में आप एक कैरेक्टर को पढ़ करके और उसी अध्याय में दूसरे कैरेक्टर का छोटा सा वृत्तांत पढ़ लेते हैं और फिर अगले चैप्टर में उस व्यक्तित्व के बारे में, कैरेक्टर के बारे में आप पढ़ते हैं तो एक दूसरे से आप रिलेट कर पाते हैं कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं। अगर ऐसा ना हो तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जो आप ब्रिटिश के संदर्भ में, जब आप गवर्नर जनरलों के संदर्भ में बात करेंगे तो उस समय जो इतिहास लिखे गए थे वो प्राचीन समय की ही तरह उनकी प्रशंसा में ही लिखे गए। उनके जो अच्छे काम थे या जो उनके कार्य थे वही कार्य लिखे गए। उनके विरोध में या उनके समर्थन में जो कार्य भारतीयों के द्वारा किए गए थे उनको नहीं लिखा गया था। क्योंकि अगर उनको भी लिखते तो शायद जो गवर्नर जनरल उन्हें उसमें अलग अलग तरह से पुरस्कृत कर सकता था या ऐसे कुछ अपने काम के लिए लिखवाता था, अपने हिसाब से लिखवाता था, तो उसको उस ड्यूटी से उनको वहाँ से हटा दिया जाता। तो इसलिए जब हम अब आज के समय में इतिहास को अपने नज़रिए से देखने की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें वो बदलती हैं। क्योंकि अब हम भारतीय हैं तो भारतीयों को महत्व देंगे, भारतीयों को चीज़ों को उसमें खोजेंगे कि भारतीयों ने क्या किया था, तो चीज़ें अपने आप बदल जाती हैं। तो उसमें जो तिथियां हैं वो जो पहले कुछ और तिथियां ब्रिटिश के संदर्भ में महत्वपूर्ण हुआ करती थी वो भारतीय संदर्भ में अब महत्वपूर्ण नहीं रह जाती हैं। अब भारतीय संदर्भ में कुछ और चीज़ें महत्वपूर्ण होनी शुरू हो जाती हैं। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? अब हम आगे देखते हैं कि जो अवधि या कोई कालक्रम तय किया जाता है उसका कालक्रम को एक तरह से सेट करने का क्या सिलसिला होता है, इसको हम लोग देखते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। अब यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत का इतिहास किसने लिखा है? तो वो जेम्स मिल ने लिखा है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें क्या चीज़ें हैं? तो इसमें भारत के बारे में ही जानकारी इसमें दी गई है। तो इसमें हम देखते हैं कि आगे भारत के बारे में क्या जानकारी है। इस इतिहास में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश इन 3 कालक्रमों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? जब आप एडवांस की क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें पढ़ने को मिलेंगे कि भारत को किस हिसाब से ब्रिटिश ने बांटा था। तो वहाँ पे आप इसको पाएंगे कि उन्होंने 3 भागों में भारत को विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इस 3 कालखंड में विभाजित किया। पहले हिंदू इस पर शासन किया करते थे, फिर बीच में मुसलमानों का शासन आया और फिर ब्रिटिश का शासन आया। इसको आप इस संदर्भ में ले सकते हैं कि आपने देखा हुआ है कि इसी तरह से इसी क्रम में ही भारत पे लोगों का शासन हुआ था। तो इसी क्रम में इन्होंने भी लिखा था। लेकिन अगर हम इसको एक तरह से एक्सप्लेन करें या एक तरह से इसको हम इसके गहराई में जाने की कोशिश करें तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कालक्रम इनका है ये सही था। क्योंकि जो भारत है वो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः और इस तरह के व्यवहार पे भारत रहा है और ये जो है वो विविधता में एकता का देश रहा है। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं।
इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। ये चीज़ें हम पीछे एक तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मतलब स्थानांतरित होती हैं तो उससे तमाम चीज़ें बदल जाती हैं। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इसलिए इतिहास की उनकी समझ ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने के पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाह का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। अब यहाँ पे आप देखिए, जो इतिहासकार भारत को घूमा नहीं है, जो इतिहासकार भारत को जानता नहीं है, वो सिर्फ अपने ही राय के हिसाब से कुछ भी लिख दे तो ये सही नहीं हो सकता है। भारत में हमेशा से बर्बरता थी, भारत हमेशा आडंबरों से युक्त था। ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो आडंबर हैं वो सिर्फ भारतीय समाज में नहीं, हर समाज में पाए जाते हैं। लेकिन चूंकि अगर उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था तो वो कभी भारत के बारे में ऐसी चीज़ें नहीं लिख सकते कि जो भारत को एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत को महान बताए या भारत के भी कुछ गुणगान करे। ऐसी कोई बात वो नहीं करेंगे। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। अर्थात ये मिल सिर्फ यही मानते थे कि भारत को अगर कोई सभ्य बना सकता है तो ब्रिटिश हैं और कोई इन्हें सभ्य नहीं बना सकता है। और इनका विचार था इस तरह से कि ब्रिटिश को ही भारत पे शासन सत्ता संभालनी चाहिए, भारत की शासन सत्ता ब्रिटिश को संभालनी चाहिए और भारत को सभ्य बनाने का कार्य करना चाहिए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। क्योंकि ब्रिटिश लेखक हैं तो ब्रिटिश की ही बात करेंगे, वो भारतीय सभ्यता की, भारतीय असूरवीरता का जो वर्णन है या उसकी बात वो कभी नहीं करेंगे। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। मतलब जो इतिहास धारणा था, जो जेम्स मिल ने भारत को 3 कालखंडों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, उसमें जो ब्रिटिश था वही सिर्फ और सिर्फ सभ्यता और प्रगति का प्रतीक एक तरह से था कि वही जो कर सकते थे वही कर सकते थे, बाकी और कोई नहीं कर सकता था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? अब आप देख सकते हैं कि उनका जो भी अपना विचार है वो इसी संदर्भ में है कि जो भी चीज़ें हैं अब तक हुई हैं वो भारत के संदर्भ में अच्छी नहीं है, अब जो होंगी वो अच्छी होंगी। अभी तक भारत अंधकार में जी रहा था, अब वो प्रकाश में आएगा। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या किसी युग को केवल उस युग के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अब यहाँ पे जेम्स मिल के विचारों को खंडित किया जा रहा है कि भारत में कभी भी किसी भी एक धर्म को मानने की बाध्यता नहीं थी। आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग धर्म यहाँ पे अस्तित्व में आए, उनको लोगों ने अनुसरित किया। तो यहाँ पे ये नहीं था कि बस जब हिंदू थे, हिंदू शासन था तो सिर्फ हिंदू ही हुआ करते थे, मुसलमान शासन आया तो मुसलमान ही हुआ करते थे, या सिर्फ इनके हिसाब से समाज चलता था, ऐसा नहीं था। इसलिए जो जेम्स मिल हैं इनके विचारों को ये लाइन काटती है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। यह हम पीछे पढ़ चुके हैं। इस विभाजन के भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आती है। पश्चिम को आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। अर्थात जो अभी ऊपर पश्चिम का गुणगान हो रहा था उसी को यहाँ पे भी एक तरह से बताया जा रहा है। पश्चिम यही मानता है कि जो विज्ञान है, लोकतंत्र है,
समानता है ये सिर्फ पश्चिम की देन है। और पूर्वी देश या भारत के संदर्भ में उनका कहना था कि ये लोग ऐसे कोई भी एक तरह से विकास अपने समाज में नहीं कर सकते हैं। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थीं। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इन किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब आपके लिए यहाँ पे जो एक शब्द आया है औपनिवेशिक युग, आप औपनिवेश को याद रखिए। औपनिवेश उसको कहा जाता है एक देश जब दूसरे देश पे अपने बाहुबल से या अपने व्यापार के माध्यम से कब्जा कर लेता है और वहाँ की जो शासन सत्ता है उसके हिसाब से चलने लगती है, तो उसको उपनिवेश कहा जाता है। उसी को ही एक मतलब अर्थ में कई देशों के संदर्भ में औपनिवेश कहा जाता है। ये इसका अर्थ ही होता है कि जो भी उपनिवेश है वो किसी और देश का एक तरह से गुलाम, आप कह सकते हैं कि वो उस देश का गुलाम है। चलिए हम अभी यहाँ पे औपनिवेश के बारे में समझ ही रहे थे, हमारी अगली रीडिंग भी है कि औपनिवेशिक क्या होता है। हम अब देखते हैं यहाँ पे औपनिवेशिक क्या होता है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ब्रिटिश हैं वो भारत में किस तरह से अपने नियंत्रण को स्थापित किए हुए हैं और किस तरह अपने हिसाब से समाज को परिवर्तित कर रहे हैं। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अब आपने इसमें जितनी भी सारी चीज़ें देखी हैं वो एक तरह से गुलामी को ही दर्शाती हैं कि आपसे इस तरह से काम कभी तभी करवाया जा सकता है जब आप गुलाम हों, नहीं तो इस तरह से चीज़ें आपसे नहीं करवाई जा सकती। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, इसलिए इस किताब को हमारे अतीत नाम दिया गया। हम किस तरह जानते हैं, मतलब चीज़ों को हम किस तरह से जान पाते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इतिहासकार हैं इतिहास लिखने के लिए कैसे कैसे स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को कहाँ से खोज के लाते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। हम लोग देख रहे हैं इतिहास को हम कैसे जानते हैं, उसके क्रम में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अब अभिलेख कैसे तैयार किए गए, क्यों तैयार किए जाते थे, यहाँ पे हमने देखा तो इसलिए जरूरी था। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए उनको नोट करके रखना चाहिए। वो कभी भी किसी भी समय ज़रूरत के लिए यूज की जा सकती हैं और यही चीज़ें आज हमें इतिहास लेखन में हेल्प करती हैं। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दस्तावेज उनको सुरक्षित रखने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो किस तरह से कार्य कर रही है और किस तरह से वो हर ऑफिस में एक रिकॉर्ड रूम बनवा रहे हैं, जहाँ पे जो भी
शासकीय कार्य किए जा रहे हैं उनको एक रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जा सके। यही चीज़ें आज हमें इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज आप भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। आप अभिलेखागार, जो अभिलेखागार हमने इसको पीछे पढ़ा हुआ था अभिलेखागारों के बारे में कि यहाँ पे क्या चीज़ें कैसे रखी जाती हैं, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव दे सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थीं। नकलें इसलिए बनाई जाती थी कि जो ओरिजिनल है वो अपनी जगह पर सुरक्षित रहे और उसकी जो नकल है या उसके जैसा हूबहू दूसरा है वो लोगों के लिए उपलब्ध हो। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीस या सुलेखवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। खुशनवीस वो लोग होते थे जिनकी एक तरह से कह सकते कि हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती थी, उसमें कलात्मकता पेश करने की उनकी जो एक क्षमता थी वो बहुत ही बेहतरीन थी। तो ये लिखने का कार्य वही लोग करते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी, अर्थात 1800 के बाद में जो छपाई करने की तकनीकी है वो अब प्रकाश में आ चुकी थी और ये अब एक जगह से दूसरे जगह जाने लगी थी। इस तकनीकी के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी थीं। अर्थात जिन मूल प्रतियों की प्रतिलिपि अभी तक बनाई जाती थी वो एक दो ही बनाई जा सकती थी क्योंकि उन्हें हाथ से बनाना होता था। अब उन्हीं मूल प्रतियों की अलग अलग प्रतियां मशीनों के माध्यम से ढेर सारी प्रतियां अब एक साथ बनाई जाने लगी हैं। सर्वेक्षण का महत्व, हम लोग देखते हैं कि सर्वेक्षण का क्या महत्व होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। औपनिवेशिक शासन अर्थात ब्रिटिश का भारत पे शासन जो था उसमें जो सर्वेक्षण का दौर था वो बखूबी चला और वो महत्वपूर्ण होता रहा। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। ये आप कह सकते हैं कि अगर आप एक परिवार को संभाल रहे हैं, एक किसी जगह के आप सरपंच हैं या प्रधान हैं या किसी जिले के डीएमएसपी हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, शासन को मेंटेन करने के लिए आपको उस एरिया के ज्योग्राफी को और इतिहास को जानना होगा। यहाँ पे कैसे लोग निवास करते हैं, यहाँ की ज़मीनें कैसी हैं, या यहाँ पे जंगल वगैरह के क्या सिस्टम हैं, कितने जंगल पाए जाते हैं जहाँ पे अपराधी छिप सकते हैं, इनको आपको जानना होगा। तो ही आप वहाँ पे एक अच्छा विकास का कार्य कर पाएंगे। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। हमने आपसे बताया अभी कि सर्वेक्षण में क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं वहाँ के शासन सत्ता के लिए, वो भी चीज़ें यहाँ पे सर्वेक्षण के दौरान की जा रही हैं। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थीं। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वो हर एरिया का सर्वेक्षण करवा रहे हैं। वहाँ की जो भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो सब कुछ वो वहाँ पे एक तरह से जानने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उन्हें वहाँ के बारे में जो नियम कानून है वो बनाने में आसानी होगी और वहाँ का जो शासन सत्ता है उसको उन्हें ऑपरेट करने में आसानी होगी। आज के समय में आप देखिए कई जगह पे अलग अलग स्टेट में वहाँ पे तमाम सारे परिसीमन के कार्य चलते रहते हैं। आपके गांव में तमाम परिसीमन के कार्य चलते रहते हैं। अधिकृत रिकॉर्ड से आप से क्या पता नहीं चलता, जो आधिकारिक रिकॉर्ड हैं उनसे क्या नहीं जान सकते हम लोग, इसको हम लोग देख लेते हैं। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारी जानकारी, यहाँ पे हम पिछली लाइन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। इस बात से नज़रअंदाज
नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पे जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो सरकारी होते हैं, तो इनमें वही जानकारियाँ होंगी जो वह उस समय के ऑफिसर को पसंद होंगी, उसके अलावा कोई जानकारी वहाँ पे नहीं होगी। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। ये आज के समय में आप लोग देखेंगे कि किसी परिवार में जब कोई झगड़ा होता है, कोई दिक्कत होती है, तो जब भी किसी को अपनी बातों को, अपने पक्ष की बात से को किसी से कहना होता है उस परिवार से, तो सिर्फ उन्हीं बातों को बताता है जिस बातों से उसे सपोर्ट मिलता था। जो उनके विपक्ष की बातें होती थीं वो उनको आगे की पार्टी को, आगे के व्यक्ति को नहीं बताते थे, वो सिर्फ अपने अच्छाइयों को ही बताते थे। तो ऐसे जो सरकारी रिकॉर्ड्स होते हैं वहाँ पे जो अच्छी चीज़ें होती हैं वही ज़्यादातर मिलती हैं, जो उनके विपक्ष की चीज़ें होती हैं वो जल्दी वहाँ पे रिकॉर्ड में नहीं मिलती। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं क्योंकि सरकार के जिम्मेदारी में होती हैं, सरकार उन्हें संभाल के रखती है, इसलिए तो आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जो और सारे रिकॉर्ड हैं, और सारे रिकॉर्ड के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि उस समय कोई व्यक्ति रहे जिन्होंने कोई किताब लिखी हो जो सरकारी रिकॉर्ड में ना आई हो और वो कहीं हो तो पुस्तकालय में पड़ी हो, तो वहाँ से चीज़ों को आप खोज सकते हैं। उनको भी जब आप ढूंढेंगे तो तमाम सारी किताबें आपको उस समय के दौर के जानकारी के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मैंने आपको बताया भी कि क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं, तो वो चीज़ें आपको सरकारी रिकॉर्ड्स के अलावा उन चीज़ों के बारे में जानकारियाँ दे सकती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। अर्थात जो किताबें, जो स्रोत हमारे पास उपलब्ध होते हैं उनमें नेता, सुधारक और तमाम सारे उपन्यासकार, कवि, ये सारे होते हैं जिनके माध्यम से, जिनके कविताओं के माध्यम से, किताबों के माध्यम से हमें जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। इन लोगों के बारे में जानना इसलिए आसान है क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है वो किसी ऐसी बस्ती में जाना पसंद नहीं करता है जो मलिन हो, जो मजदूरों की बस्ती हो, वहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते। तो इन लोगों के बारे में जो एक जानकारी है वो दब करके रह जाती है, इनका वर्णन कोई नहीं करता। जो भी वर्णन मिलते हैं हमें वो सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार मिलते हैं, थोड़े बहुत वर्णन। साथ ही जो और किताबें मिलती हैं उनमें भी इन लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिलती। जो मिलती भी हैं वो अभिजात वर्ग से संबंधित होती हैं, उनके आसपास के वर्ग से ही संबंधित होती हैं, तो वहाँ से भी सभी चीज़ों की जानकारी हमें क्लियर रूप में नहीं मिल पाती है। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इन किताबों में आगे पढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। कहने का अर्थ है कि हमें चीज़ों को जानने के लिए एक स्रोत पर निर्भर होना शोभा नहीं देता, या कह सकते हैं कि अगर हम एक स्रोत पर निर्भर हैं तो हम चीज़ों को सही ढंग से एनालाइज नहीं कर पाएंगे और जो चीज़ें हैं वो गलत वे में लोगों के पास जाएंगी। तो जैसे जैसे हम और सारी किताबों को एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे, उनका एक निष्कर्ष निकालेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी कि हकीकत में उस समय क्या हुआ करती थी और क्या चीज़ें बदली हैं और क्या चीज़ें होनी चाहिए थी और समाज के जो परिवर्तन है वो किस तरह से हो रहा है। इस तरह से हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, जो कि क्लास 8th का एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास था तिथियों के बारे में, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को देखिए। आप इस चैप्टर में आप लोगों ने जो पढ़ा है उन्हीं के आधार पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप इन क्वेश्चनों को करिए। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं लिखने के लिए, उस क्वेश्चंस को आप लोग लिखिए। जैसा कि मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप इन क्वेश्चन को लिखिए, आप भले ही गलत लिखिए लेकिन लिखिए ज़रूर। आपके लिखने के इस क्रम में आपके जो दिमाग की सोचने की क्षमता है, चीज़ों को आउटपुट देने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं विकसित होती है,
बढ़ती है और इससे आपका जो दिमाग है वो किसी भी मुद्दे पर एक शार्प तरीके से विचार अपना लेके आता है। लेकिन यदि आप तत्काल लिखना शुरू करते हैं तो आपके पास कोई विचार नहीं होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ के क्वेश्चन को भी देखा। इन क्वेश्चन को आप जरूर करिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई के साथ में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और आप सही मायने में आप अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं हैं। तो इस तरह से हम अपने इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। आप हमारे वीडियो को लोगों तक शेयर कर रहे होंगे। इंटरनेट की इस दुनिया में लोगों को किताबें अगर डिजिटल रूप में भी मिल जाएं या डिजिटल वीडियोस के रूप में मिल जाए तो उनके लिए पढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें जो किताबें हैं वो PDF फॉर्म में या किताब के फॉर्म में लेना मुश्किल हो जाता है। एक उनमें दो समस्याएं हो सकती हैं। एक, उनके पास पैसा ना हो और दूसरा, उनकी मार्केट तक पहुंच ना हो या मार्केट उनसे बहुत दूर हो, वहां तक वो जा ना सकें। तो इस आशा के साथ कि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लोगों तक शेयर कर रहे हैं, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, इसके साथ हम इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। अगले क्लास तक के लिए जय हिंद।